नमस्कार दोस्तों। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तुम समझते क्यों नहीं हो? परिवार में थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना ही पड़ता है। रुक्मणी जी अपनी बहू प्रिया से बोली, लेकिन उससे पहले ही घर का माहौल कुछ ऐसा बन चुका था जिसने प्रिया के मन में कई सवाल खड़े कर दिए थे। सुबह का समय था जब छोटी सी बात ने धीरे धीरे तुल पकड़ लिया। रुक्मणी जी ने ताने भरे स्वर में कहा, बहू, वैसे तो अगर मैं तुमसे अपनी बेटी के लिए कुछ खर्चा करने को कह दूं तो तुम्हें नानी याद आ जाती है। और मैंने सुना है तुमने अपने भाई को नया फोन भेजा है। अभी न तो रक्षाबंधन है न ही कोई त्योहार, फिर नया फोन भेजने की क्या जरूरत है? अरे, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? और मायके वाले तो पैसे भी अपनी बेटियों से कुछ लेते ही नहीं हैं। और एक तुम हो कि अपने पैसों को पानी की तरह अपने मायके वालों पर बहा रही हो। तभी प्रिया बोली, मम्मी जी, आपको कैसे पता चला कि मैंने अपने भाई को फोन भेजा है? और अगर पता चल भी गया तो इसमें क्या दिक्कत है? क्या रक्षाबंधन या कोई त्योहार आएगा तभी मैं उसे फोन भेज सकती हूँ? आप तो जानती है कि आजकल बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ती है और उसके पास फोन नहीं था। मेरी मम्मी अभी घर का खर्चा ही मुश्किल से चला पा रही है। पापा न रहने से मम्मी अकेली कितना बोझ उठाएगी? उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखा है, तो क्या मैं अपने भाई के लिए इतना भी नहीं कर सकती? वह मेरा छोटा भाई है, उस पर मेरा पूरा अधिकार बनता है। इसीलिए मैंने उसे फ़ोन भेज दिया। और वैसे भी मम्मी जी, मैंने अपनी कमाई से भेजा है, आपके बेटे की कमाई से नहीं। तभी रुक्मणी जी बोली, वही तो मैं कह रही हूँ कि तुमने फ़ोन भेजने से पहले मुझसे या मेरे बेटे प्रशांत से पूछना भी जरूर नहीं समझा। हद होती है फिजूल खर्च करने की भी। तुम कमाती हो तो इसका मतलब यह नहीं कि अपनी सारी कमाई मायके वालों पर लुटा दोगी। तब प्रिया बोली, मम्मी जी, अगर यही फोन मैं आपकी बेटी या उनके बच्चों को देती तो आप बहुत खुश हो जाती है ना? इतना कहकर प्रिया अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद प्रिया के प्रति प्रशांत दफ्तर से लौटे और हाथ मुंह धोकर हमेशा की तरह अपनी माँ के कमरे में मिलने चले गए। वहां रुक्मणी जी ने अपने बेटे से बहुत कुछ कहा, लेकिन प्रशांत ने अपनी माँ को कोई जवाब नहीं दिया और सीधे अपने कमरे में आ गए। फिर प्रिया से बोले, प्रिया, अगर तुम्हें अपने भाई को फोन देना ही था तो तुम्हें माँ को पता नहीं चलने देना चाहिए था। तभी प्रिया बोली, बस यही तो दिक्कत है। क्या आप या मम्मी जी दीदी को कुछ भी देने से पहले मुझसे पूछते हो? फिर मैं क्यों पूछूं? और जब मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी कमाई से दे रही हूँ, कोई चुरा कर नहीं। तभी प्रशांत कुछ कहता उससे पहले ही प्रिया बोली, जब मैं गलत नहीं हूँ तब भी आप अपने परिवार वालों का साथ दे रहे हो और मुझे बातें छुपाने की सलाह दे रहे हो। आखिर कब तक मैं ये समझौता करती रहूंगी? मैं एक बहू होने का हर फर्ज निभा रही हूँ, फिर भी सही होने पर भी मुझे ही गलत ठहराया जा रहा है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? तभी प्रशांत बोला, तुम समझती क्यों नहीं हो कि परिवार में थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना ही पड़ता है। मैं मानता हूँ कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पर मैं परिवार के विरोध में भी नहीं जाना चाहता। मेरी माँ और बहन का स्वभाव तो तुम जानती ही हो। जरूर रचना दीदी ने ही माँ के कान भरे होंगे। जब भी आती है मेरे लिए कोई ना कोई झमेला खड़ा कर ही देती है। पापा इन फालतू की बातों में पड़ना नहीं चाहते और माँ है कि मेरा जीना हराम कर देती है। तभी प्रिया बोली, मुझे बहुत हैरानी हो रही है आपकी सोच पर। मैंने तो क्या, मेरी माँ ने भी कभी सोचा नहीं होगा कि वह ऐसे लड़के के साथ मुझे बांध रही है जो अपनी सही पत्नी के साथ भी खड़ा नहीं हो पाएगा। सोचिए, कल को हमारे बच्चे होंगे तो उन पर क्या असर पड़ेगा। इतना कहकर प्रिया सबके लिए खाना लगाने चली गई। अगली सुबह प्रिया हर रोज की तरह जल्दी जल्दी अपने काम निपटा रही थी ताकि ऑफिस जा सके। उसने जल्दी से अपने सास और ननद के लिए चाय नाश्ता रखा। तभी रुक्मणी जी बोली, बहू, इस चाय में एक चुटकी जहर भी दे दो। इतना अपमान सहने के बाद भला तुम्हारे हाथ की चाय कैसे पियेंगे? प्रशांत भी वहीं बैठा था। वह बोला, माँ, कल की बात तो कल ही खत्म हो गई थी, तो फिर यह सब आज सुबह सुबह फिर से क्यों? तभी रुक्मणी जी बोली, दीवारों के भी कान होते हैं बेटा। बहू ने तुमसे जो कुछ भी कहा वह सब मुझे मालूम है। मैं तो इसकी बहुत सी बातें बर्दाश्त कर जाती हूँ ताकि पूरा परिवार एक साथ रहे, लेकिन मेरी बहू को अपने मायके पर खर्च करने से फुर्सत मिलेगी तभी तो परिवार के बारे में सोचेगी। तभी प्रिया ने देखा कि दूर बैठी उनकी ननद रचना मुस्कुरा रही थी। उसने चाय पकड़ते हुए कहा, मम्मी जी, आपके कान कौन भरता है यह मुझे भी मालूम है, पर मुझे इन बातों के लिए फुर्सत नहीं है। इस घर के लिए सिर्फ आप ही नहीं बल्कि मैं भी सोचती हूँ। पर इतना तो मैं भी जानती हूँ कि मेरे पैसों पर मेरे भाई का भी अधिकार है।
अब आप लोगों के लिए खाना बनाकर रख दिया है और मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। इतना कहकर प्रिया ऑफिस के लिए निकल गई। तभी रुक्मणी जी अपने बेटे से बोली, देखा अपनी पत्नी के तेवर, यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमने इसका मन इतना बड़ा रखा है, तभी तो इतना बोल गई। अभी भी समय है बेटा, संभाल लो। कल को तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे तो उन्हें यह तुम्हारे खिलाफ कर देगी। तभी उनकी बेटी रचना बोली, हाँ सच में भैया, मैं तो अब पराई हो गई हूँ, फिर भी इस घर की चिंता में बैठी हूँ। आपके बारे में, माँ के बारे में इतना सोचती हूँ, फिर भी भाभी को मैं ही दुश्मन दिखाई देती हूँ। भाभी तो कभी अपने परिवार के बारे में सोचती नहीं है, क्योंकि उनका पूरा ध्यान तो अपने मायकों वालों पर लगा रहता है। तभी प्रशांत बोला, रचना तुम तो कम से कम आग में घी डालने का काम मत करो। और तुम जो कह रही हो ना कि वह अपने मायके वालों के बारे में सोचती है, अरे उसने तो सिर्फ अपने छोटे भाई को एक फोन दिलाया है, बाकी सैलरी तो उसने अपने ससुराल वालों में ही खर्च करती है। और तुम क्या करती हो, साल के 6 महीने तो मायके में बैठी रहती हो। और माँ, रही बात उसके पैसों की, तो वह अपने पैसों का क्या करती है उसका हिसाब मैं नहीं लूंगा। हाँ, मैं इतना जानता हूँ कि वह कोई भी फिजूल का खर्च नहीं करेगी। तभी रुक्मणी जी बोली, वो सब तो ठीक है, लेकिन अपनी शादीशुदा बहन से कोई भाई इस तरह से बात करता है क्या? यह भी जरूरी है। जरूर तुम्हारी पत्नी ने ही कान भरे होंगे, न जाने मेरे घर की शांति को क्या हो गया है। तभी प्रशांत गुस्से में बोला, माँ आप मुझसे क्या चाहती हैं कि वह अपने पैसे खर्च कर रही है, उस पर भी मैं रोक लगा दूं? तभी रुक्मणी जी गुस्से में बोली, तुम ऐसा करो, कुछ महीनों के लिए उसको मायके भेज दो। जब अपनी माँ के घर बैठी रहेगी तब उसकी माँ को भी पता चलेगा कि उन्होंने अपनी बेटी को कैसी शिक्षा दी है, और बहू को भी पता चलेगा कि ससुराल का सुख क्या होता है। अरे बहू के पैसों पर उसके माँ बाप का हक नहीं, बल्कि ससुराल वालों का हक होता है। तभी प्रशांत गुस्से में बोला, ठीक है, आज रात को इसका भी फैसला कर ही दूंगा। अब मैं जाऊं, आज के दिन ऑफिस के लिए बहुत अच्छी शुरुआत की आप दोनों ने। इतना कहकर वह चला गया। जब भी रचना मायके आती थी तब तब घर का माहौल कुछ ऐसे ही डगमगा जाता था। प्रिया की माँ कभी भी अपनी बेटी से कोई मदद नहीं लेती थी, लेकिन प्रिया अपने पिता के गुजरने के बाद अपने भाई की छोटी मोटी मदद कर दिया करती थी, जो कि उसकी सास रुक्मणी जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। रात में सब लोग खाना खा रहे थे, तभी रचना तंज कसते हुए प्रिया से बोली, भाभी क्या आपके मायके वाले ही आपके लिए सब कुछ है? क्या हम कुछ भी नहीं हैं? क्योंकि दिन रात आप उन्हीं की चिंता में डूबी रहती हैं और उन्हीं पर खर्च करती हैं। तभी प्रशांत बोला, खाने की टेबल पर भी तुम लोग शुरू हो गए। तभी प्रशांत की पत्नी प्रिया मुस्कुराकर बोली, अरे ननंद भाभी के बीच मस्ती मजाक हो रहा है, और दीदी मेरी कमाई पर मेरा ही अधिकार है, यह मैं कैसे खर्च करूंगी यह मेरा निर्णय होगा। जहाँ तक हक की बात है, तो जितना हक आपका अपने भैया के पैसों पर है, उतना ही हक मेरे भाई का मेरे पैसों पर है। और जहाँ तक उपहारों की बात है, तो उपहार किससे ज्यादा मिलते हैं यह भला आपसे बेहतर कौन जान सकता है? प्रिया की यह बात रुक्मणी जी को चुभ गई और उन्होंने कहा, बहू तुम्हारी ननद ने ऐसा भी क्या कह दिया जो तुम्हें इतना बुरा लग गया? आखिर वह गलत ही क्या कह रही है? तुमने अपनी ननद को तो कभी कोई फोन खरीद कर नहीं दिया। पहले लड़कियों के मायके से उपहार आते थे, पर यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। तभी प्रशांत फिर से बोला, कम से कम खाने के टेबल पर तो शांति बनाए रखो। और माँ, आपको किस चीज की कमी है? आपका बेटा भी तो कमाता है, आपको जो कुछ भी चाहिए वह मुझसे लीजिए ना। इसकी कमाई यह कैसे खर्च कर रही है, करने दीजिए। और वैसे भी यह सिर्फ अपने छोटे भाई के प्रति अपना फर्ज निभा रही है। तभी उनकी बहन रचना बोली, भैया आपके कहने का क्या मतलब है? क्या भाभी को अपनी सारी कमाई अपने मायके वालों पर खर्च करनी चाहिए? तभी प्रशांत बोला, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम भी कमाओ और अपने पैसे मायके पर खर्च करो। तभी रचना चुप हो गई। अगले दिन रविवार था। प्रशांत अपनी पत्नी प्रिया से बोला, प्रिया मैं सोच रहा हूँ कि तुम कुछ दिनों की छुट्टी लेकर मायके चली जाओ। तभी प्रिया बोली, मैं समझी नहीं, आप मुझे अचानक से मायके भेजने की बात क्यों कर रहे हो? आपकी खुशी के लिए हर बार मैं समझौता करती गई कि कभी ना कभी तो आप मुझे समझोगे ही। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं मायके चली जाऊं तो मैं भी अब मायके जाना चाहती हूँ। इतना कहकर प्रिया अपने कमरे में चली गई और तुरंत अपना सामान पैक करने लगी। तभी रुक्मणी जी आई और बोली, बहू अभी क्यों जा रही हो? शाम को चली जाना, अभी तो पूरा घर बिखरा हुआ है। तभी प्रिया मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी एक हफ्ते की मेरी छुट्टी है,
तो मैं मायके जाऊंगी। घर घर और रसोई आप लोग संभाल लीजिए। इतना कहकर वह तैयार होने चली गई। तभी वहीं खड़ी उनकी बेटी रसना बोली, माँ अब तो आप दोपहर के खाने की तैयारी कर लो, तब तक मैं थोड़ी शॉपिंग करके आती हूँ, फिर दोपहर के बाद अपने ससुराल निकल जाऊंगी। इतना कहकर रचना वहां से खिसक गई। तभी प्रशांत बोला, देख लिया माँ अपनी लाडली बेटी को, 1 मिनट भी नहीं लगा कि अपने बारे में सोचने लगी। और जबकि प्रिया नौकरी करने के बाद भी घर संभालती है, पर आप और आपकी बेटी दोनों मिलकर भी इस घर को नहीं संभाल पाती। ऊपर से आपको बहू से ही शिकायत रहती है। मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि आपने मेरी शादी करवाई ही क्यों। तभी प्रशांत के पापा राम सिंह जी वहां आए और अपनी पत्नी रुक्मणी जी से बोले, रुक्मणी, मैं सोचता था कि घर परिवार तुम अच्छे से संभाल रही हो, लेकिन नहीं, जिसने कभी तुम्हारे लिए सोचा ही नहीं, तुम उसके लिए सोचती रही और बहू पर लांछन लगाती रही। आखिर उसने किया ही क्या है? उसकी कमाई पर उसके माता पिता का अधिकार तुमसे पहले है। तभी रुक्मणी जी बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? तो राम सिंह जी ने कहा, क्यों, बहू को पढ़ा लिखा कर क्या तुमने लायक बनाया था? नहीं ना, उसके माँ बाप ने बनाया है। और अगर ऐसा है तो अपने बेटे से भी कहो कि अपनी कमाई अपने ससुराल में भेज दे। तभी रुक्मणी जी गुस्से में बोली, मेरा बेटा अपनी कमाई ससुराल क्यों भेजेगा? तो राम सिंह जी ने कहा, क्यों नहीं भेज सकता? जब बहू अपनी कमाई अपने ससुराल में दे सकती है तो तुम्हारा बेटा क्यों नहीं दे सकता? फिर तुम तो बहुत स्वार्थी निकली। तभी प्रशांत अपने पापा से बोला, पापा आप सोचिए, इन सभी चक्रों में मेरा पारिवारिक जीवन नरक बनता जा रहा है। तभी राम सिंह जी ने कहा, इन सब बातों में कहीं ना कहीं तुम भी जिम्मेदार हो। जब सही और गलत का फैसला लेने में मर्द कमजोर होता है तो उसकी पत्नी की कोई इज्जत नहीं रहती। अपनी पत्नी के लिए अगर तुम खुद ही नहीं बोलोगे तो फिर दूसरा कोई क्यों बोलेगा? अभी यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या ताक रहे हो? जाओ और बहू को समझाओ। और रुक्मणी जी, तुम अपनी बेटी का सम्मान बांधो और उसे विदा करो और कहना कि त्योहार पर ही आया करे। इतना कहकर वह वहां से चले गए। तभी प्रशांत जाकर प्रिया को मनाने लगा। तो प्रिया ने कहा, नहीं, मुझे मायके जाना ही है, क्योंकि पापा जी ने अगर आपको नहीं कहा होता तो आप मुझे मनाने नहीं आते, बल्कि मुझे मायके जाने देते। प्रशांत ने जैसे तैसे हाथ पैर जोड़कर प्रिया को मना लिया। फिर दोपहर में रचना जब ससुराल जाने लगी तो रुक्मणी जी ने कहा, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। आज तुमने सबके सामने मेरा सिर शर्म से झुका दिया। उम्मीद रखती हूँ कि तुम अपना यह व्यवहार अपने ससुराल में नहीं करोगी, वरना तुम न तो मायके की रहोगी और न ही ससुराल की। और अब अगली बार त्योहार पर ही आना। इतना कहकर उन्होंने रचना को विदा किया। रुक्मणी जी को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह प्रिया के पास जाकर अपनी गलती का पछतावा करने लगी और बोली, बहू, सही कहा था तुमने। जितना फर्ज तुम्हारा अपने ससुराल के प्रति है, उससे कहीं ज्यादा अपने मायके के प्रति है, क्योंकि आज तुम जो कुछ भी हो अपने माँ बाप की बदौलत हो। तभी प्रिया की आंखों में पानी आ गया और उसने प्रशांत की तरफ देखा। तो प्रशांत ने कहा, गिले शिकवे को खत्म करो और माँ एक नई शुरुआत करना चाहती है तो तुम भी अपना बड़प्पन दिखाओ। तभी प्रिया ने हाथ जोड़कर रुक्मणी जी से कहा, मम्मी जी, अगर आपको कभी भी मेरी किसी बात से कोई तकलीफ हुई हो तो मैं भी आपसे माफी मांगती हूँ। इतना कहकर वह रुक्मणी जी के गले से लग गई। आखिर अंत भला तो सब भला। धन्यवाद दोस्तों। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।